नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले बात किसानों के साथ हुए न्याय की। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसानों को धान एमएसपी के अंतर की राशि दी जा रही। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू हुई इस योजना के तहत आज पहली किश्त के तौर पर किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। कुल 4 किश्त में किसानों के खातों में कुल 5700 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने योजना को किसानों के लिए वरदान बताया। छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई दी। छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से किया एक और वादा पूरा किया है। किसानों के कर्ज माफी के बाद भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को धान के लिए 2500 रुपए देने का वादा पूरा किया है। इसके लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को धान समर्थन मूल्य के अंतर की राशि दी गई है। योजना की पहली किश्त के रूप में किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कुल 4 किश्त में किसानों के खातों में कुल 5700 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। इस योजना से प्रदेश के 19 लाख किसानों को फायदा होगा। योजना के शुभारंभ पर सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने इस योजना के तहत मजदूरों, भूमिहीनों और आदिवासियों को जोड़ने की भी बात कही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आदान राशि, प्रोत्साहन राशि देना है। इस योजना के अंतर्गत आदान राशि का निर्धारण प्रति वर्ष पृथक से किया जाएगा। वर्ष 19-20 में इसमें 19 लाख धान, मक्का एवं गन्ना उत्पादक किसानों को 5750 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना केवल धान के अंतर की राशि के लिए नहीं है। इसमें हम मक्का उत्पादक किसान, गन्ना उत्पादक किसान, दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी के भी किसानों को इसमें हम जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसका शुभारंभ किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद सबसे ज्यादा 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी इसी साल हुई है। देश के अन्य राज्यों के बाजारों में मंदी रही तो छत्तीसगढ़ के बाजारों में रौनक देखने को मिली। इधर किसान न्याय योजना की शुरुआत के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। दोनों नेताओं ने इस योजना को किसानों के लिए वरदान बताया और छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी भूपेश बघेल सरकार को योजना के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने राजीव जी की भावना के अनुरूप एक बड़ा कदम उठाया है। सबको मिलकर हिंदुस्तान की गरीबों की मदद करें। किसानों को फायदा है। अपने खातों में पैसा आने पर किसानों के चेहरे भी खिले खिले नजर आए। सभी ने एक सुर में छत्तीसगढ़ की संवेदनशील भूपेश सरकार को धन्यवाद दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले साल भी कर्ज माफी और बोनस की राशि से किसानों ने ट्रैक्टर, बोरवेल समेत अन्य कृषि उपकरणों की जमकर खरीदी की। इसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ के बाजारों में रौनक रही। किसानों का कहना है कि कोरोना काल में सरकार का यह कदम भी उनके लिए उपयोगी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजना पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी इसे न्याय नहीं बल्कि अन्याय योजना बता रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केवल 25% राशि के लिए इतना बड़ा शो किया, जबकि किसानों को एकमुश्त पैसे की आवश्यकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा सरकार किसानों को किश्त नहीं बल्कि चिल्लर दे रही, जिसका किसान कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। सरकार किश्त के साथ ब्याज देती तब किसानों के साथ न्याय होता। किसानों के नाम पर लाई गई ये योजना महज ढकोसला है। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसे स्वर्गीय राजीव गांधी का अपमान बताते हुए कहा कि इससे किसानों को फायदा नहीं नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस पर पलटवार किया, कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता केंद्र सरकार से पूछें कि उनके किसानों को 2500 एमएसपी देने से इनकार करने की क्या वजह थी। चौबे ने कहा सरकार किसानों के साथ न्याय कर रही है, इसीलिए बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है।
कब ये राशि किसानों को मिलेगा? अभी किसानी का समय है, बीज खाद से लेकर सारे किसान व्यस्त हैं, 50 दिन कोरोना से पीड़ित हैं। ये बेहतर होता कि कम से कम जो आपने वादा किया था उसको एक साथ एक किस्त में किसानों को 2500 की जो डिफरेंस की राशि है वो मिल जाता तो बेहतर होता। ये टुकड़ों टुकड़ों में राशि देने से किसान ना उसका पूरा उपयोग कर पाएगा, ना उसका पूरा फायदा छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा। ये न्याय योजना नहीं है, किसानों के साथ में अन्याय योजना है। और अन्याय योजना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दिसंबर में धान खरीदी हुई है, इस बात की वो लोग बड़े चर्चा कर रहे थे कि हम अप्रैल में दे देंगे, मार्च में दे देंगे। आज मई आ गई और दे भी रहे हैं तो 4 किस्त में। किसानों को इसका नुकसान होगा और मैं तो ये मांग करूंगा कि पिछले 6 महीने का ब्याज किसानों को देना चाहिए इस पैसे का, और साथ में जो 4 किस्तों की बजाय 1 किस्त में पैसा देना चाहिए। ये किसानों के साथ में धोखाधड़ी है सीधी सीधी। 20 लाख करोड़ की घोषणा केंद्र सरकार ने पैकेज के रूप में की है। प्रचलित योजनाओं को छोड़ दें तो किसी भी भाजपाई से पूछ लीजिए 1 रुपया भी दिया गया है क्या? दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का जिन्होंने किसानों को 1 रुपया भी नहीं दिया, वो हमारी आलोचना करते हैं। मैं समझता हूँ ये गलत बात। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आर्थिक मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने राहुल गांधी के भारत माता वाले बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यह बात सही है कि मां कभी कर्ज नहीं देती बल्कि हमेशा मदद करती है। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन के चलते करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोगों का धंधा चौपट हो गया। ऐसे में इन लोगों को आर्थिक मदद की जरूरत है, न कि कर्ज देने की। सीएम ने कहा इसीलिए छत्तीसगढ़ में न्याय योजना के जरिए किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं। मनरेगा से लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज पर कहा था कि भारत माता के बच्चों को कर्ज नहीं, आर्थिक मदद की जरूरत है। माँ कर्ज नहीं देती, माँ सीधे सहायता करती है। तो आज देश में करोड़ों करोड़ लोग जिनके रोजगार छीन गया है, जिनके व्यापार धंधा छीन गया है, तो ऐसे में उनको सीधा आर्थिक मदद करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज 13 नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 128 हो गया। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 67 पहुंच चुकी है। कुल मरीजों में से 59 लोग महामारी का मुकाबला कर ठीक हो चुके हैं। राजधानी रायपुर के सड्डू इलाके में एक संक्रमित पाया गया, जिसके बाद इलाके के 1 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। बाकी जिलों की बात करें तो राजनांदगांव में 4, जांजगीर में 3, कांकेर, सरगुजा, बालोद में 1-1 मरीज मिला है। सबसे प्रभावित जिला बालोद है और जांजगीर है, जहां 14 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद राजनांदगांव में 9, बलौदा बाजार में 8, बिलासपुर में 7, रायगढ़ में 5, सरगुजा में 3, कवर्धा में 2 और रायपुर, गरियाबंद, मुंगेली, कांकेर, कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा में 1-1 एक्टिव मरीज हैं। करीब 2 लाख से ज्यादा मजदूर और छात्र दूसरे प्रदेशों से छत्तीसगढ़ आए हैं, जिन्हें 28 जिलों में अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स बनाकर रखा गया। इन क्वारंटाइन सेंटर्स पर अव्यवस्था का आलम है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जांजगीर जिले के पामगढ़ इलाके के मुलमुला के प्राइमरी स्कूल क्वारंटाइन सेंटर पर एक मजदूर की मौत हो गई। हालांकि इसकी वजह पता नहीं चल सकी। ये मजदूर 20 मई को गुजरात से आया था। इसी तरह बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के ग्राम सिमरिया के क्वारंटाइन सेंटर पर एक मजदूर की मौत हो गई। सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेजा गया। इसके बाद ये बात पता चली, मृतक एक दिन पहले ही मुंबई के पनवेल से लौटा था। बिलासपुर में बलरामपुर जिले में बालक छात्रावास में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, वहां अव्यवस्था का वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले ने तूल पकड़ा तो आरोप लगा कि तहसीलदार शबाब खान और जनपद सीओ विनय गुप्ता ने वीडियो बनाने वाले युवक के साथ मारपीट की। मामले की शिकायत थाने में की गई। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने प्रदेश के मुख्य सचिव से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।
साथ ही रामानुजगंज में आमंत्रण धर्मशाला में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों से रुपए वसूली की शिकायत हुई है। नहीं, ये तो अच्छी व्यवस्था है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में इन सबके बीच कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से आ रहे मजदूरों में से सभी गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों की कोरोना जांच कराने का फैसला किया, क्योंकि अब तक राज्य की बॉर्डर पर मजदूरों की केवल थर्मल स्क्रीनिंग और सर्दी खांसी बुखार की जानकारी लेकर उनको प्रदेश में एंट्री मिली है। क्वारंटाइन सेंटर्स में बदइंतजामी के चलते लोगों की तबीयत बिगड़ी है। जाहिर है कि इस लापरवाही का यह खामियाजा है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। पिछले 5 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 67 से ऊपर पहुंच चुकी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव पहले बात स्वीकार कर चुके हैं कि सभी मजदूरों की जांच संभव नहीं। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि जिस तरह से संक्रमित राज्यों से हजारों की संख्या में मजदूर आ रहे हैं, उसको देखते हुए सबको संभल कर रहना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है, प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीजों के लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। महिलाएं ये सेंसिटिव टारगेट हो सकते हैं कोरोना के लिए। दूसरा, जिनको ILI कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, सर्दी खांसी हो उनको, या सारी कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, वो भी फेफड़े के या इससे जुड़ी हुई बीमारियां, निमोनिया हो, टीबी हो, हार्ट का आपको प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, ये पहले प्राथमिकता होने चाहिए जांच के लिए, और इनके बाद में फिर रैंडम कि सारे लोगों को सीधा बॉर्डर से लेके उनके पंचायत में ले जाके छोड़ा जा रहा है, और पूरे के पूरे बसों में ठूस के, और वहाँ भी पंचायत में यदि उनके पास कुछ प्राइमरी साइन आते हैं तो टेस्ट किया जाता है। 100% आप जब तक टेस्ट नहीं करोगे, केस 2 हो गए थे पूरे देश में, छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा भी बढ़ी थी। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, जिनसे हम पूरा अपडेट इस पूरे विषय के ऊपर लेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं रायपुर से। राजेश, पिछले कुछ घंटों में, बल्कि पिछले 3 दिनों में जिस तरह ताबड़तोड़ मरीज मिले हैं, इससे बात तो तय है, जो स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही स्वीकार कर लिया कि ना तो सबकी जांच संभव है, सब अलर्ट रहें, छूट लगातार मिलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। विपक्ष कहता पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। कहां ये बड़े गैप दिखे, और जो क्वारंटाइन सेंटर है उनकी ये दिक्कतें भी बहुत ज्यादा चिंतित कर रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये बिल्कुल सभी पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों में ये सवाल कौंध रहा है कि आखिर जो कोरोना पेशेंटों की संख्या आखिर छत्तीसगढ़ में बढ़ती क्यों जा रही है। छत्तीसगढ़ पूरे देश में एक मॉडल बना हुआ था, यहाँ के जो संक्रमण मरीज हैं वो जल्दी जल्दी ठीक हो जा रहे थे, मगर पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो इकाई अंक से ये आंकड़ा पहुंचकर 68 तक पहुंच चुका है। तो ये एक चिंता की बात है। इसके लिए वो एक व्यवस्था जिम्मेदार है, जिसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री खुद कबूल कर चुके हैं कि जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से बॉर्डर पर करके आ रहे हैं, तो बॉर्डर पे जिस तरह से उनकी जांच की जानी चाहिए उस तरह की जांच उनकी नहीं हो रही है। जिस तरह से सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, और इस बात को स्वास्थ्य मंत्री स्वीकार भी चुके हैं कि वो ये संभव ही नहीं है। तो ये एक वजह मानी जा रही है। इसके अलावा जो क्वारंटाइन सेंटर है, क्वारंटाइन सेंटर में जो अव्यवस्था है वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में जिस तरह से जो श्रमिक आ रहे हैं, रुकने आ रहे हैं, उनके लिए जो व्यवस्था सरकार को की जानी चाहिए, खाने पीने की, जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, पंखे की, पानी की, वो व्यवस्थाएं वहां पर नहीं है, और इसके कारण उनकी जो स्थिति, जो मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, और वो भाग कर बाहर निकल रहे क्वारंटाइन सेंटर से, और उसका संक्रमण फैलते जा रहा है। तो यही वजह है कि पिछले 3-4 दिनों में कोरोना संक्रमणों की संख्या बढ़ी है, और ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। क्वारंटाइन सेंटर, जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर प्रदेश में बनाए गए हैं, उसमें जो केसेस सामने आ रहे हैं, अगर हम बात करें तो जांजगीर चांपा के मूलबुला के क्वारंटाइन सेंटर है, वहां पर एक युवक की संदिग्ध मौत हो चुकी है, रहस्यमय मौत हो चुकी है। उसको क्यों मरा ये पता नहीं चला। वो क्वारंटाइन सेंटर में था, दूसरे जगह से आया था श्रमिक, और वहां पे इलाज कर रहा था। इसी तरह अगर हम बात करें तो साजा के क्वारंटाइन सेंटर में भी एक श्रमिक की मौत हुई है। उसकी, वो भी बाहर का रहने वाला था, यहाँ पे आया, उसकी तबियत बिगड़ी और उसको यहाँ पर मौत हो गई। बलरामपुर के एक क्वारंटाइन सेंटर में तो एक वीडियो वायरल आया हुआ है, जिसमें वहाँ के जो लोग हैं वो आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों और एक खबर आई थी कि एक क्वारंटाइन सेंटर में एक श्रमिक को सांप काट दिया था, उसकी मौत हो गई थी। तो लगातार क्वारंटाइन सेंटर से अव्यवस्था
व्यवस्था की बात सामने में आ रही है। और यही सब चीजें हैं जो प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, और ये काफी चिंता की बात है। तो होना ये चाहिए, और ये बात हर आदमी कह रहा है कि जो श्रमिक यहाँ पे आ रहे हैं उनकी सूक्ष्मता से जांच हो, और सूक्ष्मता से जांच होने के बाद ही उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाए। और क्वारंटाइन सेंटर जो है वहां की भी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि जो वहां पे लोग रह रहे हैं वो वहां पे रहें, बाहर ना निकले, अव्यवस्था ना बिगाड़े। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो क्वारंटाइन सेंटर्स की जो अव्यवस्था है वो भी बड़ा मुद्दा है, और ये केसेस जो बढ़ रहे हैं ये आम लोगों के लिए कहीं ज्यादा चिंता की बात है। एक और अहम खबर आपको बता दें, टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला। कल से रेलवे टिकट काउंटर पर भी बुकिंग होगी। कल से रिजर्वेशन काउंटर भी खुलेंगे। रेलवे एजेंट के जरिए भी टिकट की बुकिंग होगी। टिकट काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। तो टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे ने ऐलान कर दिया कि कल से टिकट विंडो ओपन होंगी। टिकट काउंटर के ऊपर बुक किए जा सकेंगे। कल से रिजर्वेशन काउंटर्स खोले जाएंगे, और रेलवे एजेंट्स जैसे पहले काम करते थे वो अब टिकट बुक करवा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन टिकट काउंटर पर जरूरी होगा। लॉकडाउन के दौरान दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर नेलगुड़ा में हुए मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया, जिनकी पहचान ऋषु इस्ताम, डिप्टी कमांडर प्लाटून नंबर 16 और माटा और इंद्रावती एरिया कमेटी सदस्य के तौर पर हुई। दोनों पर 8 और 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को सूचना मिली थी कि प्लाटून नंबर 16 का कमांडर मल्लेश और कुछ अन्य बड़े कैडर के नक्सली नीलगुड़ा के जंगलों में हैं, जिसके बाद दंतेवाड़ा से डीआरजी जवान की टुकड़ियां निकली, नक्सलियों की घेराबंदी शुरू की। घेराबंदी से पहले नक्सलियों ने जवानों पर फायर करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से आधे घंटे तक फायरिंग होती रही। फायरिंग के बाद मौके से 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए। साथ ही वहां से 2 बंदूक और 1 आईडी मिला, और कुछ अन्य सामान भी बरामद हुआ। गीदम थाना क्षेत्र में नीलगुड़ा इंद्रावती क्रॉसिंग है, जहाँ पे मार्ड का रास्ता लगता है। वहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि इस सूचना पे दंतेवाड़ा डीआरजी जो है वो लॉन्च की गई थी। मुठभेड़ करीब 2:30 बजे हुआ, करीब आधा घंटा मुठभेड़ चला। इसमें 2 कुख्यात नक्सली मारे गए। खून के निशान काफ़ी दूर तक देखे गए, काफ़ी खून के निशान थे, और क्योंकि 15 से 20 नक्सली थे। फायरिंग ताबड़तोड़ करीब 15-20 मिनट चली है। तो निश्चित रूप से और भी नक्सली घायल होंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।